और इस समय मैक्सिको से हमारे साथ सहारा न्यूज नेटवर्क के एडिटर उपेंद्र राय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र जी, G20 बैठक का आज आखिरी दिन है, दूसरा और आखिरी दिन रहा। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने? ये भी निर्देश दिए हैं कि कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, कड़े फैसले के बारे में प्रधानमंत्री ने जो संकेत दिए हैं वो बहुत अहम है और हर करीब एक दशक से जो ये बात चलती थी कि कहीं न कहीं सब्सिडी को खत्म करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए, जिसकी वजह से भारत का राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट लगातार मुंह बाए खड़ा रहता था और नीचे होने का नाम नहीं लेता था। लेकिन अब वो शायद वो समय आ गया है जब प्रधानमंत्री ये निर्णय लेना चाहते हैं कि जो तेल पर, खादों पर और जो फूड प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी दी जाती है उनको विड्रॉ कर एक निश्चित समय पर उन्हें विड्रॉ किया जाए। ऐसा इशारा उन्होंने अपने G20 समिट के स्पीच में दिया है। कहीं न कहीं जो डेवलप्ड कंट्री है पूरी दुनिया में या जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, हमेशा अपनी सिफारिशों में भारत को ये सुझाव देते रहे हैं कि कहीं न कहीं एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आना चाहिए जहां भारत सब्सिडी पर जो इतना बड़ी रकम खर्च करता है उसे विड्रॉ करे, उसे कम करे। क्योंकि स्टैंडर्ड पुअर ने भी जो अपनी रेटिंग दी थी उसमें ये कहा कि अगर भारत सब्सिडी पे अपने खर्च को, अपने रिसीट को कम नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी रेटिंग इम्प्रूव नहीं होगी, उसकी रेटिंग घटा दी जाएगी। और आने वाले दिनों में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से मैंने बार बार ये कहा है कि प्रधानमंत्री ने इस पर चिंता जताई कि जिस तरह से विदेशी निवेश हमारे देश में रुक सा गया है, क्योंकि कोई बड़ा इंसेंटिव हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं दिया गया है पिछले 1-2 सालों में, जिससे कि विदेशी निवेश हमारी तरफ आकर्षित हो। और इस समय जो हमारा राजकोषीय घाटा है, जो व्यापार ट्रेड डेफिसिट है, वो करीब 200 अरब डॉलर के पार जा चुका है। ऐसी स्थिति में हमें डॉलर की जरूरत है और डॉलर की सप्लाई वर्ल्ड मार्केट में काफी कम है, जिसके चलते रुपया तेजी से नीचे गिर रहा है और हमें ज्यादा कीमत देकर डॉलर खरीदना पड़ रहा है। क्योंकि हमें ऑयल इंपोर्ट और जो गोल्ड इंपोर्ट पर, चूंकि हमें करेंसी छापने के लिए सोने का आयात करना पड़ता है और गोल्ड रिजर्व के अगेंस्ट हम अपनी करेंसी छापते हैं, तो जो ऑयल इंपोर्ट है और जो गोल्ड इंपोर्ट है, इस पर हमें सारा भुगतान डॉलर में करना पड़ता है और डॉलर में भुगतान करने की वजह से हमें डॉलर इंटरनेशनल मार्केट से खरीदना पड़ता है। तो ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट एक लिमिट के पार चला गया है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है और ये इशारा दिया है कि जो सब्सिडी खादों पर, फूड प्रोडक्ट्स पे और ऑयल पे जो सब्सिडी दी जाती है वो कहीं न कहीं एक लेवल पे विड्रॉ होगी। और ये एक कह सकते हैं कि जो सिस्टम है, उन्होंने ये भी कहा कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आधार कार्ड जारी किए जा रहे हैं, इससे कहीं न कहीं जो लाभ असली लोगों को मिलना चाहिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए, उनकी भी संख्या सही निर्धारित हो जाएगी, जिससे ये ठीक पता चल पाएगा कि जो सब्सिडी है वो सही हाथों में जा रही है कि नहीं जा रही है। क्योंकि ये संख्या निश्चित न होने की वजह से ब्लैक मार्केटियर्स का बहुत बड़ा फायदा ले जाते हैं, इसका बहुत बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। क्योंकि एक आंकड़ा है कि जो केरोसिन है वो करीब 40% से ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग में चला जाता है और जो डीजल है उसकी भी सब्सिडी जिन जरूरतमंद लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। क्योंकि आज के वक्त में देखा जाए तो हिंदुस्तान में जो 4 व्हीलर्स रखने वाला जो तबका है वो कहीं न कहीं BPL लाइन से ऊपर है। और आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिस तरीके से तेजी से तरक्की कर रही है और जिस तरह से डीजल से चलने वाली गाड़ियां तेजी से मार्केट में आ रही हैं, कहीं न कहीं एक उसका बहुत बड़ा हिस्सा, करीब अनुमान है कि 15% हिस्सा ऐसे लोगों को जाता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन से काफी ऊपर रहते हैं और ऊपर वो है उनका स्टेटस है। तो तमाम चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इशारा दिया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि यूरोजोन की समस्या से बाजार का सेंटिमेंट बहुत नीचे जा चुका है, तो यूरोजोन की समस्या को हल करना बेहद जरूरी है और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत जो है डेवलपिंग इकोनॉमी के सामने है। क्योंकि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वहां पे बाजार का सेंटिमेंट बने रहना बेहद जरूरी है। और उन्होंने ये संकेत देते हुए ये भी घोषणा की कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत जो है $10 बिलियन का सहयोग दे रहा है। वहीं रसिया ने भी $10 बिलियन का सहयोग दिया और चाइना ने भारत और रसिया से कहीं आगे जाके करीब $43 बिलियन का सहयोग दिया। और ब्रिक्स कंट्रीज ने यह भी मांग की कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में उन लोगों का दखल बढ़ना चाहिए जितना उन लोगों के हस्तक्षेप की
अनुमति G8 कंट्रीज ने दी हुई है, उससे ज्यादा उनका हस्तक्षेप बढ़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 3 मुद्दों पर बहुत जोर दिया। एक कि जिस तरह से डेवलप्ड नेशंस एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स तैयार करते हैं, भारत भी इस दिशा में एक ठोस कदम उठाएगा और एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स की तरफ बढ़ेगा। तो उन्होंने पहला जोर दिया कि जो रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट। दूसरा उनका प्रमुख मुद्दा था कि जो ग्रोथ होनी चाहिए उसके लिए भारत हर संभव प्रयास करेगा। और तीसरा डेवलपमेंट को लेकर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को लेकर के उन्होंने अपना कमिटमेंट दोहराया और बोला कि जो भारत का लक्ष्य है इस साल 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निवेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, भारत उसे हर हाल में पूरा करेगा। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने बहुत एक बड़ी लाइन ली है, साफ साफ बात की है और उन्होंने ये अपना कमिटमेंट जो डेवलपमेंट, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के प्रति है और ये सारे विकासशील देशों की समस्या है, उसको लेकर के उन्होंने एक बड़ी लाइन खींचने की कोशिश की है। उपेंद्र जी, अभी तक की बातचीत में ब्रिक्स का नेतृत्व करने वाले भारतीय पक्ष को G20 में किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जाने माने अर्थशास्त्री हैं और दुनिया के तमाम देश इस लिहाज से इनको जानते हैं, देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री को G20 के जितने देश हैं वे सभी राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री से समय समय पर सलाह लेते रहते हैं जी। और प्रधानमंत्री ने G20 की बैठक से ठीक पहले G8 नेशंस G20 की बैठक से ठीक पहले ब्रिक्स कंट्रीज की बैठक बुलाई और जो उनके अपने इंटरनल मुद्दे हैं उन सब मुद्दों पर विचार विमर्श किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि जो G20 का एजेंडा है कई बार बहुत बोझिल और भारी भरकम हो जाता है, जिसे कम से कम इस अर्थ में ठीक करने की जरूरत है कि जिन मुद्दों पर हमें तत्कालिक ध्यान देने की जरूरत है उन मुद्दों पर एक सहमति बने और उस पर आगे बढ़ा जाए। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोजोन की समस्या के लिए हमें कोई कंस्ट्रक्टिव रिजॉल्व लेकर आना चाहिए और G20 नेशंस जो हैं अगर अपनी समस्याओं को ठीक से हल कर लेते हैं तो दुनिया की 80% समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं, क्योंकि जो G20 कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है व्यापार में वो 80% से ज्यादा है और जो पूरी दुनिया का GDP है वो 80% इन्हीं 20 देशों के कंट्रीब्यूशन से आती है। तो ले दे करके प्रधानमंत्री ने बड़ी साफ शब्दों में 2-3 बातें की और उन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनको संभालने के लिए जरूरी है कि जो यूरोप में प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया का 50% GDP यूरोपियन यूनियन से आता है, तो कहीं न कहीं यूरोप के जितने बड़े देश हैं जिसमें जर्मनी और फ्रांस और ब्रिटेन को छोड़ दिया जाए तो सब कहीं न कहीं मंदी की मार से घिरे हुए हैं। उनका जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उन्हें धीरे धीरे परेशान कर रहा है। अब यूरोप भी जो है कहीं न कहीं इस बात को गंभीरता से विचार कर रहा है और 28-29 जून को जो बैठक होने वाली है यूरोपियन यूनियन के नेताओं की, उसमें आपस में मिल करके सभी राष्ट्राध्यक्ष तय करेंगे कि उनकी प्रायोरिटी क्या क्या है और किस तरह से वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और उसके बाद उसके आधार पर G20 नेशंस के जो देश हैं उन्हें कैसे मदद करेंगे। और इस मदद के लिए कहीं न कहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अध्यक्षा को एक तरह से अनाधिकारिक रूप से कहा गया है कि अगर कोई जरूरत पड़ती है पैकेज देने की, क्योंकि 446 अरब डॉलर का पैकेज सहयोग के रूप में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को G20 कंट्रीज की तरफ से कंट्रीब्यूशन के रूप में मिला है। तो कहीं न कहीं यूरोजोन की समस्या को हल करने के लिए, क्योंकि जो मार्केट सेंटिमेंट्स है वो बहुत निचले स्तर पे जा चुका है और उसे ठीक नहीं किया गया, तो धीरे धीरे प्रधानमंत्री ने कहा कि 2008 से भी ज्यादा बदतर स्थिति हो जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जब मैक्सिको सिटी पहुंचे तो उन्होंने विमान से उतरते ही कहा कि वर्ल्ड इज इन अ डीप ट्रबल, और प्रधानमंत्री जैसे समझदार और गहरे अर्थशास्त्री के मुंह से अगर कोई बात निकले तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि G20 नेशंस के सभी राष्ट्राध्यक्षों ने इसे गंभीरता से लिया भी है और एक अच्छा रिजॉल्व आज अनाउंस होने की उम्मीद है। क्योंकि यहाँ अभी सुबह के करीब 7:30 बज रहे हैं और जैसे मीटिंग शुरू होगी और मीटिंग के दूसरे चरण में मीटिंग के समापन से ठीक पहले एक रिजॉल्व मीडिया के सामने आएगा। G20 नेशंस ने मिलकर उन सारे मुद्दों पर अपनी क्या सहमति दी है। कल तक जो स्थिति थी वो इस दिशा में जाती हुई दिख रही थी कि सभी मुद्दों पर आम सहमति बन रही है, जिसमें यूरोजोन की समस्या सबसे प्रमुख है और यूरोप को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए कोई न कोई एक बड़े पैकेज की घोषणा भी हो सकती है। और जो G20 नेशंस की जो अपनी समस्याएं हैं, डेवलपमेंट, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट, इसको लेकर के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अपने नेगोशिएशंस उन्होंने G8 कंट्रीज के साथ जारी रखे हैं और जो G20 कंट्रीज में G8 नेशंस भी मेंबर हैं
तो कहीं न कहीं एक रास्ता इनके लिए भी निकलेगा ताकि ये अपनी निगोशिएशन जारी कर रखें। और एक बात यह भी बता देना चाहता हूं कि चूंकि रियो 20 समिट इसके बाद शुरू हो जाएगी वहां पे रियो डी जेनेरो में 20 जून से, तो वहां को लेकर के भी बहुत सारे निगोशिएशंस और मुद्दों पर बातचीत शुरू हुई है, क्योंकि ये सारे देश दोबारा वहां पर रियो 20 के लिए मिलने वाले हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने ऑर्गेनाइज की है। तो ये सारे मुद्दे रहेंगे। उपेंद्र जी, आपने इस समिट को बेहद करीब से देखा है, कवर किया है, प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछने का आपको मौका मिला। आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले बात हो रही थी कि कमिटमेंट लिया जा सकता है कि बड़े देशों से, IMF की ओर से G20 देशों में कोई अपील की गई, किसी तरह की कोई कमिटमेंट की बात सामने आई? नहीं, अपील जैसी कोई बात नहीं की गई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि चूंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जो भी कंट्रीब्यूशन जाता है इन्हीं 20 देशों से जाता है, और अगर ये 20 देश मिलकर किसी तरफ इशारा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए प्रायोरिटी सब्जेक्ट होगा। तो ये अंडरस्टूड सा है कि जो मुद्दे इस समय G20 नेशंस के सामने हैं वो IMF के सामने ही भी है, और IMF जो है एक तरह से आधिकारिक बैंक है इन 20 शक्तिशाली देशों का। तो पहले ही IMF की अध्यक्षा ने ये घोषणा कर रखी है कि अगर जरूरत पड़ी तो एक बड़ा पैकेज वो ग्रीस को, स्पेन को और इटली को दे सकती हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं। बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी इस जानकारी के लिए। उपेंद्र राय, एडिटर, सहारा न्यूज नेटवर्क, बता रहे थे कि G20 देशों की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन था। तमाम कड़े फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री भी इसमें लामबंद दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बड़े फैसले लिए जा सकते हैं आर्थिक सुधारों को लेकर।